तो सर क्या कहेंगे आज की जो प्रेस वार्ता है और किस विषय में क्या कहेंगे? आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल सुंदरवनी के अंदर मैंने कोई आप लोगों को तकलीफ़ दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया। मसले काफ़ी हैं, मसाइल भी काफ़ी हैं और गा बगा जम्मू की प्रेस में तो मैं अपने इशू रेज़ करता रहा नौशहरा और सुंदरवनी के। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों से भी ये अपनी बातें शेयर की जाएं और आपसे अपने व्यू पॉइंट रखे जाएं, क्योंकि हम भी अखबारों में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, यहाँ पे लोग बड़े बड़े क्लेम करते हैं कि हमने ये काम किया, हमने इतनी सड़कें बनाई, हमने इतने फ़िल्टर प्लांट बनाए, हमने करप्शन रोक दी, ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये नारे भी यहाँ चले। उन्होंने कहा बेरोज़गारों को हम रोज़गार देंगे, ये नारे भी यहाँ पे चले। और विकास की बहुत बड़ी बात हुई, सबका साथ सबका विकास की बात, वो नारा भी यहाँ पे लगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज 2014 में जब इलेक्शन हुए थे, 3 साल यहाँ पे लोगों की चुनी हुई सरकार रही और यहाँ नौशहरा और सुंदरवनी से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जीत के गए रविंदर रैना जी। और उसमें जो वादे किए गए थे, वादे तो बहुत बड़े थे, लेकिन जहाँ तक कामों का ताल्लुक है, क्योंकि मैं पीछे उनकी कोई बाइट सुन रहा था, उन्होंने बड़े रोड और ब्रिजेज और पता नहीं क्या क्या गिना दिया था उन्होंने। लेकिन आज मैं अपने छोटे भाई रविंदर रैना के नज़र में कुछ लाना चाहूँगा कि मेरे भाई, ठीक है आपने जो ब्रिज गिनाए आपने बनाए होंगे, लेकिन मैं आपको ये भी याद करा देना चाहता हूँ कि जिन सड़कों की आप बात कर रहे हो और जिन सड़कों पे आपने पत्थर लगाए हैं, वो सड़कें पहले ही बनी हुई थी, वो प्रोजेक्ट पहले ही बने हुए थे। आप ये बताएं कि नई सड़कें कौन सी आपने लाई, नए ब्रिजेस कौन से लाए? क्योंकि लोगों ने जब आपको वोट डाला था तो उन्होंने इसके लिए नहीं डाला था कि आपको एमएलए बनाना है। आपने यहाँ तक कहा था कि मुझे इलेक्शन जिताइए, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनूंगा। चलो आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बने, वो आपको पता होगा, आपकी पार्टी को पता होगा, हम उस पर जाना नहीं चाहते। लेकिन जो सड़कें आपने गिनाई, क्या चंद गाँव के ही आप एमएलए थे या कोई पर्टिकुलर एरिया के ही आप एमएलए थे? मेरे ख्याल आपको पीर बडेसर से, जंगड़ शेर मकड़ी से लेकर ऊना, कटाली, बमलिया, जो आपकी देवक हथल पंचायतें हैं, इधर से आपका दादल कलासरा जो ना पंचायत और जुला पंचायत है, उधर से लेके आपका जो भी ऊपर चन्नी, पड़ाट, ऊपर कड़मा, द्रोणी वगैरह जो भी इलाका है, इन इलाकों के भी आप एमएलए थे। लेकिन जब आप बात करते हैं अपने कामों की, आप काम गिनाते हैं, तो आप पर्टिकुलर एक एरिया का गिनाते हैं। रविंदर रैना जी, मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 बहुत बड़े लीडर हुए हैं, नंद कुमार वैद साहब और मास्टर बेलीराम जी। नंद कुमार वैद साहब का अपना एक किरदार था, उन्होंने भी ज़िंदगी में लोगों की लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी, कभी लोगों के कामों के साथ समझौता नहीं किया। मास्टर बेलीराम जी हमेशा एमएलए बनते रहे, लेकिन उन्होंने भी हमेशा लोगों की जंग लड़ी और लोगों की हमेशा बात रखी और कभी भी नौशहरा और सुंदरवनी के अंदर कभी फ़र्का क्रिएट नहीं किया। नौशहरा और सुंदरवनी के अंदर कभी लड़ाई लगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने इन दोनों भाइयों को जोड़ के डेवलपमेंट करने की कोशिश की। लेकिन आज जब आप सड़कें गिनाते हैं, थोड़ा सा मैं भी आपकी नज़रों में लाना चाहता हूँ। मैं आपसे जवाब पूछना चाहता हूँ रविंदर रैना जी, बड़े अदब से और बड़े सलीके से, कि मेरे भाई, ये रोड जो आपका गाई पन्यास का रोड था, ये कब का रोड था? क्या ये बन गया? गाई पन्यास टू दादल और कलासरा जो एक ब्रिज बनना था तवी के ऊपर, जिस तवी को हम अपना मनावरी भी कहते हैं, मनावर तवी भी कहते हैं, वो मनावर तवी जिसके ऊपर आपने एक ब्रिज बनाना था गाई पन्यास से, और वो पार आपके दादर कलासर को जोड़ना था, जो बड़ा एक पिछड़ा हुआ इलाका था। क्या वो जुड़ गया है? क्या बलवाल से गाई पन्यास रोड जो है कब से बना हुआ है? क्या वो बन गया है? आपने बड़े रोड गिनाए, लेकिन इन सड़कों का नाम आपने रविंदर रैना जी नहीं लिया। मैं आपकी यादाश्त को ताज़ा करना चाहता हूँ, थोड़े से सुबह सुबह बादाम खाया करें, आपको याद रहेगा कि आपने कहाँ कहाँ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। आप टोक बनियाड़ी टू अम्बखोड़ी, क्या ये रोड बन गई है? क्या पैली टू टोक बनियाड़ी, क्या ये रोड बन गई है या इस पर काम लगा हुआ है? कुलडब्बी टू पलार, क्या ये रोड बनी? ये मैं सुंदरवनी की बातें कर रहा हूँ, मैं नौशहरा की साइड नहीं गया, मैं सुंदरवनी की बातें कर रहा हूँ रैना साहब।
क्या मिडल कांगड़ी पुन्ना खेतर से जो रोड बननी थी और पलवाल में जानी थी, क्या वो रोड का टेंडर हुआ? क्या वो रोड किसी खाते में है? या कांगड़ी के लोगों के साथ धोखा, पलवाल के लोगों के साथ धोखा है? फिर आपने बात की थी मीनका से कलाई एक ब्रिज बनाने की बात आपने रखी थी। क्या मीनका से कलाई क्या ब्रिज का कहीं अता पता है? क्या वो कहीं बन रहा है? क्या ठिचका से आपने बैरीपत्तन एक पुल बनाना था बाया चनिया, क्या वो रोड या वो ब्रिज कहीं है? ये मैं आपसे रहना सा पूछना चाहता हूं। फिर आप बात करते हैं कांगड़ी टू कलाड़ी, क्या वो रोड का कहीं अता पता है? फिर आप ब्रिज की एक ब्रिज बनाना था आपने ठिचका से बाया ठुल्ला दी पहली, ये दंदानी आपने कंटेक्ट करना था। ठिचका टू दंदानी बाया ठुल्ला दी पहली, क्या ये ब्रिज बना? फिर आपने टेरी टू सलेरी बाया चक तबेला एक रोड की आपने वादा किया था, क्या कहीं ये खाते में है? आप कहीं गिनते हैं इसको? फिर मकोल टू थुम्बा एक बहुत पुराना रोड है जिसपे काम हुआ, क्या ये कहीं खाते में है? फिर मकोल टू मचोला बाया नोती लंगर एक रोड का प्रपोजल था, क्या कहीं ये रोड कहीं आपने बनाया? पर्टिकुलर एक घर तक बनाया, क्या आगे के लोगों के लिए रोड की जरूरत नहीं थी? क्या इस रोड का कहीं खाता है? फिर आपको देवक टू बमलिया बाया डुगून जोली एक रोड था, उस रोड पे काफी सारा पैसा लगा था और मैंने सुना है कि उसकी अलाइनमेंट ही आपने चेंज कर दी है। क्या ये रोड जरूरी नहीं थी लोगों के लिए? क्या देवक और हथल या देवली वाले या बमलिया वाले आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आते? क्या आपको उन्होंने वोट नहीं डाला? क्या कटाली टू बमलिया एक रोड बनना था बाया ऊना, उस रोड का स्टेटस क्या है? क्या कभी आप जिक्र करते हैं? कभी उस पर बात करते हैं? फिर आप सियोट से टोक एक रोड बनानी थी आपने, क्या उस रोड की कभी आपने बात की? कभी आपने चवारियां पुल से मरचोला बाया चवारियां पुल से टू मरचोला बाया चवारियां एक रोड बनानी थी, क्या उस रोड की बात कहीं करते हैं? ये भी तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसके साथ साथ आपके कितने रोड टूटे हुए हैं उसकी बात आप कभी नहीं करते। फिर बाखर टू बट कलारा, क्या इस रोड की आप बात करते हैं? कभी जो ब्रिज आपने बगनोटी टू दब्बड़ बनाना था नौशहरा के अंदर, बगनोटी बाबा कल्ला के पास है एक ब्रिज बनाना था जो दब्बड़ के लोगों को, बगनोटी और दब्बड़ के लोगों को कनेक्ट करना था, वो ब्रिज मुझे बताओ रैना साहब, वो ब्रिज कहां पे है? क्या उसका आता पता कहीं पे है? फिर आपने बात की थी गनेरा टू सलेरी बाया द्रूनी, ये रोड बहुत पुराना रोड था, क्या इस रोड को आपने आज तक उस पर एक पैसा भी लगाया? क्या उस रोड की कभी आपने बात की? रैना साहब, मैं ये रोड आपको क्यों गिना रहा हूं? क्योंकि आपने बड़ी लंबी चौड़ी रोडों की एक लिस्ट लोगों को गिनाई है एक मीडिया के अंदर। मुझे क्योंकि मैंने नहीं बोलना था, मुझे मजबूर किया आपने बोलने के लिए, क्योंकि मैं आपको याद कराऊं, क्योंकि दिल्ली में भी सरकार आज आपकी है और जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर भी सरकार आपकी है। उसके साथ साथ सियोट टू बेला ये रोड आपने बनानी थी, क्या रोड का स्टेटस क्या है? थोड़ा लोगों को ये भी बता दीजिए। फिर डंडेसर बाला टू बगनोटी एक रोड ऊपर से नीचे उतारनी थी आपने, क्या उस रोड का कहीं अता पता है? वो रोड आप कहीं बना रहे हैं? थोड़ा सा डंडेसर बाला के लोगों को बताओ, 75 साल हो गए, आज भी वो पहाड़ के ऊपर बसते हैं, उनके अगर कोई बीमार हो जाए तो आज भी चारपाइयों के ऊपर वो अपने लोगों को उतारते हैं, क्या उन लोगों के बारे में आपने सोचा रैना साहब? फिर आप बात करते हैं रोड जो आज रोडें टूटी हुई हैं, चाहे आप कांगड़ी से जो ठिचका रोड गई उसकी कंडीशन देखें, जो आपकी रोड जो आपकी ये आज यहाँ से गाई से जो रोड नीचे जा रही है आपकी तला तक, उस तला की जो बाया मुथवाल, उस रोड की कंडीशन देखें क्या हालत है। फिर आप जितनी भी सड़कें आपकी हैं, चाहे नौशहरा में चले जाएं, जो पुरानी सड़कें बनी हैं वहाँ मैग्डमाइजेशन नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, ये कौन सा आपका महकमा है, ये कौन सी आपकी सरकार है कि आज आपकी लुक पड़ती है 20 दिन के बाद वो लुक उखड़ जाती है? इससे पहले तो जब भी लुक पड़ती थी हम देखते थे कम से कम 4-4, 5-5 साल लुक रहती थी, लेकिन आज मैग्डमाइजेशन बाद में होती है, उखड़ बाद में जाती है, पहले उतर जाती है। ये कौन सा मजाक है? कभी इस पे बात आपने की? और सबसे बड़ी बात रैना साहब, एक रोड जो प्राइम रोड था और बड़े गाजे बाजे के साथ आपने और मेंबर पार्लियामेंट युगल किशोर शर्मा साहब ने देवक हथल मकोर रोड का आपने बड़ा वहां पे उद्घाटन किया था। आपने लोगों को समझ बाग दिखाए थे कि ये एक
चांदनी चौक बन जाएगा, मकोल, देवक, अथल, सिया, बंदराई, शंदराई जो भी है, ये इलाका बड़ा डेवलप हो जाएगा। ये रोड बनने से, और 24 करोड़ का वो प्रोजेक्ट आया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके बड़े प्यारे एक ठेकेदार ने वो रोड बनाई थी, वो रोड आज गिर गई है। ना वहाँ नालियाँ बनाई गई, ना वहाँ डंगे बनाए गए, लुक पूरी उखड़ गई है, पूरी लुक भी डाली नहीं गई। उस रोड पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से जो चैनल यहाँ पे हैं, मैं एलजी साहब से अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, और सरकार हिंद से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जब जो लोग जो उस देवक अथल एरिया में रहते हैं, मकोल में रहते हैं, सिया में रहते हैं, उनकी एक डिमांड है कि इस रोड की सीबीआई इंक्वायरी की जाए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले को नंगा किया जाए। चाहे उसमें कॉन्ट्रैक्टर शामिल है, चाहे कोई ऑफिसर इन्वॉल्व है, जो भी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा धांधली हुई है, एक बहुत बड़ा घोटाला उस रोड पे हुआ है। ऐसे और भी कई रोड हैं जिन पे घोटाले हुए हैं, लेकिन मैं उस पर बात करता हूं कि वहां काफ़ी। फिर आप पानी की बात करें, रैना साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिल्टर प्लांट पीर खाना हाथल में एक बना हुआ है, क्या वो चल रहा है? दंदानी के अंदर जो फिल्टर प्लांट है उसका स्टेटस क्या क्या? लंबेड़ी के लोगों को, बगनोटी के लोगों को, जब पूरा आपके ऊपर जो प्लासी के लोगों को पानी मिल रहा है उससे फिल्टर प्लांट से, उसका बनाने का मकसद क्या था? लंबेड़ी में और दंदानी के इर्द गिर्द जो इलाके पड़ते हैं उनको पानी दिया जाए। क्या वो फिल्टर प्लांट चल रहा है? आपका बैरी पत्तन फिल्टर प्लांट कब का चल रहा है? मैंने भी हाउस में बड़ी बार उसका इशू उठाया है। एक बहुत बड़ा घोटाला है बैरी पत्तन फिल्टर प्लांट के अंदर। क्या उसके ऊपर आपने कभी कुछ बोला? वहां क्यों नहीं एक इंक्वायरी होनी चाहिए, एक सीबीआई इंक्वायरी के वो ऐसी साइट क्यों चुनी गई? जिसने भी चुनी, किसके टाइम में चुनी गई? और इसमें तो मैं कहूंगा रविंदर शर्मा साहब उसमें एमएलसी थे और राधेश्याम शर्मा इस कंचौंसी के एमएलए थे। उन दोनों को भी जवाब देना पड़ेगा कि उनके टेन्योर में ये फिल्टर प्लांट शुरू हुआ था। आप दोनों बड़े दावे करते हैं, आप बताएं कि वो फिल्टर प्लांट अगर उसकी साइट गलत है, आज जब जैसे इंजीनियर कह रहे हैं कि साइट गलत है, तो अगर साइट गलत है तो आप रविंदर शर्मा साहब, आप एमएलसी थे, राधेश्याम शर्मा साहब आपको मुबारक है, आपने तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, कोई पार्टी आपने छोड़नी नहीं है, पता नहीं अब कौन सी रह गई है। आपने सारी पार्टियां ज्वाइन कर ली हैं राधेश्याम शर्मा साहब। जितना आपका अच्छा नाम है, कभी कारनामे भी आपके उतने अच्छे होते तो हमें दुख नहीं था। आपने सिर्फ लोगों के साथ धोखा किया है राधेश्याम शर्मा साहब। वोट लिए, 12 साल आप एमएलए इस इलाके के रहे, आपने क्या किया? इसलिए ये फिल्टर प्लांट जो है उनके टेन्योर में राधेश्याम शर्मा साहब और रविंदर शर्मा साहब जो एमएलसी थे उसमें, इन दोनों के टेन्योर में बना है। इसकी भी एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर साइट गलत है तो क्यों गलत हुई, और जिन ऑफिसरों ने उसमें साइट सेलेक्ट की उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। उसके साथ ठंडा पानी में जो फिल्टर प्लांट है उसका स्टेटस क्या है, वो क्यों नहीं चल पाया, इस पर भी बात रखने की जरूरत है। आज थुम्बा के लोगों को, रैना साहब आपने वादा किया था कि मैं डगवेल दूंगा, वो डगवेल कहां पे है? वो डगवेल आपने क्यों नहीं बनाया? लोगों को जवाब दीजिए। आज थुम्बा के लोग जो हैं पानी के बगैर हैं, उनको पानी क्यों नहीं मिल रहा, इस पर भी जवाब देना पड़ेगा आपको। उसके बाद सबसे बड़ी बात, क्योंकि रविंदर रैना साहब आपने कहा था करप्शन हम नहीं होने देंगे। चलो आप सरकार में नहीं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर रजौरी साहब, आज जो डिप्टी कमिश्नर रजौरी हैं राजेश कुमार शर्मन साहब, आप भी मुझे सुन रहे होंगे। आप कहते हैं मैं बड़ा ऑनेस्ट हूं, और हमने भी सुना था आप बड़े ऑनेस्ट हैं। हम नहीं कहते आप करप्ट हैं, लेकिन भैया करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। कथनी से आप ऑनेस्ट हैं, बट करनी से क्या हो रहा है? कभी दिखला तो दीजिए कि कहां से आप ऑनेस्ट हैं। जब से आप आए मुझे एक दफ्तर ऐसा बता दो जिसमें आपने करप्शन बंद कर दी हो। डिप्टी कमिश्नर रजौरी साहब, मैं डिप्टी कमिश्नर रजौरी आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए कि कौन सा दफ्तर ऐसा जहां आज लोगों से पैसा नहीं लिया जाता, करप्शन नहीं किया। आपका अपना डिपार्टमेंट है रेवेन्यू, क्या पटवारी मुफ्त में काम करते हैं? क्या फर्द मुफ्त में करता है? कोई नकल मुफ्त में मिलती है? क्या आपके दफ्तरों के जो दफ्तर आपके हैं उनके अंदर करप्शन नहीं है? उसके बाद आप रूल डेवलपमेंट में चले जाएं, क्या वहां करप्शन नहीं है? सोशल वेलफेयर में चले जाएं, वहां करप्शन नहीं है? एम्प्लॉयमेंट दफ्तर है जहां लोग, गरीब लोगों को आपने, जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनको आपने रोजगार देना, उनको उनके बच्चों को इंसेंटिव देना, स्कॉलरशिपें देनी है, क्या उनमें करप्शन खत्म हो गई है? डिप्टी कमिश्नर साहब,
आपने आते साथ कहा था कि मैं इलीगल माइनिंग नहीं होने दूंगा। आप क्या कर रहे हैं? आप एक एक टिप्पर, जिनका एक एक टिप्पर है या एक एक ट्राली है, उनको पकड़ते हो क्या? जो बड़ा माफिया है, जिनके पास 30-30, 40-40 टिप्पर हैं, जिनके पास 10-10 ट्रैक्टर हैं, क्या कभी उनको पकड़ा? माफिया तो वो है जिनके पास 40 टिप्पर हैं, 10 जेसीबी मशीन है, उसको माफिया बोलते हैं। एक जेसीबी मशीन वाले को माफिया नहीं बोलते डीसी साहब, एक टिप्पर वाले को माफिया नहीं बोलते, एक ट्रैक्टर वाले को माफिया नहीं बोलते। जिनके पास 10 से ऊपर ट्रैक्टर हैं या 10 से ऊपर जेसीबी मशीनें हैं या टिप्पर हैं, उनको माफिया बोलते हैं। क्या उनको आपने रोका? आपने तो बड़े दावे किए थे। आपने पहले आके इलीगल माइनिंग रोकी, फिर स्टार्ट कर दी। हमें बताएं, ये डीएमओ आपका रजौरी में बैठा है, शरेआम पैसे खा रहा है, आप क्यों नहीं रोक सके? कहीं आपकी भी तो मिली भगत तो नहीं इसमें? ये जवाब दीजिए थोड़ा सा आप। हमने आपका खाली ये सुनना नहीं है कि आप ऑनेस्ट हैं। इसके साथ साथ डीसी साहब, राजेश कुमार शर्मा साहब, एक चीज और, आपने आते साथ ही एक रेट निकाला, रेट लिस्ट निकाली थी कि बजरी का ये रेट होगा, रेते का ये रेट होगा, पत्थरों का ये रेट होगा। वो ऑर्डर आपका निकला, लेकिन इंप्लीमेंट हुआ क्यों नहीं हुआ? क्या खाली वो ऑर्डर निकालना ही था? डिप्टी कमिश्नर रजौरी, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? उस ऑर्डर के पीछे मकसद क्या था? अगर आपका मकसद ईमानदारी था कि ईमानदारी से उसको इंप्लीमेंट करना है, तो फिर ये ऑर्डर इंप्लीमेंट होना चाहिए था क्रशरों के ऊपर। ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब दाल में कुछ काला है या दाल पूरी काली है। ये जवाब आपको लोगों को देना पड़ेगा, ये डिप्टी कमिश्नर रजौरी को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं आज आपको ये खाली खोखले दावे करने से करप्शन, मैं बड़ा ऑनेस्ट हूं, ये ऑनेस्टी की बात नहीं चलेगी। उसके साथ साथ आज एम्प्लॉयमेंट में अगर बात करें हम, तो रविंद्र रैना साहब, हमने बात लोगों से कि 60,000 टेलीविजनों को हम पक्के करेंगे। क्या 60,000 टेलीविजन पक्के हो गए? यहां पे बात चली जब डिस्ट्रिक्ट बनाने की, मुझे याद है उसमें आपने निशारा और सुंदरवानी और कालाकोट को लड़ा के रख दिया। मुझे भी लोगों ने कहा, सुंदरवानी के लोगों के, चौधरी साहब आपने वन साइडेड चले हो। मैं वन साइडेड नहीं चला था, मुझे पता था ये लड़ाई लग रही है। और खामखा एक लड़ाई, अगर उसमें हम अगर सारे यूनाइट होते, सुंदरवानी और निशारा और कालाकोट के लोगों को उनको बुला के उन पे छोड़ देते, व्यापार मंडलों पे छोड़ देते, जो सिविल सोसाइटी थी इन इलाकों की उन पे छोड़ देते, लोगों पे छोड़ देते, जो पॉलिटिशियन है वो अलग हो जाते, तो मैं दावे से कहता हूं डिस्ट्रिक्ट भी बन जाना था और एक न्यूट्रल जगह बन जाना था। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि रविंद्र रैना साहब ने कहा कि मैं लंबेड़ी के अंदर 38 करोड़ का एक हॉस्पिटल बनाऊंगा। मैं लंबेड़ी के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि वहां कम से कम कोई 38 करोड़ का नेशनल हाईवे के ऊपर, क्योंकि नेशनल हाईवे के ऊपर जरूरत है हॉस्पिटल की, क्योंकि बड़ा लंबा रूट है, पुंछ से लेकर सारा कुछ है, हम समझते हैं इस चीज को। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं रैना साहब को कि रैना साहब, निशारा जो हॉस्पिटल है और सुंदरवानी जो हॉस्पिटल है, ये कब से चल रहे हैं? कब से इन पे कंस्ट्रक्शन चल रही है? क्या आज तक ये कंप्लीट हो गए? आज भी निशारा के अंदर या बाकी हॉस्पिटलों के जो पेरीफेरी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, उनमें डॉक्टर ही नहीं है। बिल्डिंगें तो दूर की बात है, केवल जो हत्थल में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां डॉक्टर हैं। मैं आपसे जवाब पूछता हूं रैना साहब, क्या लड़ोका के अंदर डॉक्टर हैं जो पीएचसी हैं? ऐसे ही क्या वहां है? इसके साथ साथ में और भी काफी सारे पीएचसी हैं जहां पे आज भी डॉक्टर नहीं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 38 करोड़ का सपना आपने लंबेड़ी के लोगों को दिखाया है, देखना ये कहीं खाली इलेक्शनों के लिए एक लारा या एक खाली बयानबाजी ना रह जाए। ये कहीं ना कहीं में कंप्लीट भी होना चाहिए कि आपने लंबेड़ी को खाली ये थोड़ा कि आप वोटों के लिए कुछ भी बोल देंगे, वो नहीं चलने वाला। अब आपने कहा कि यहां पे हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। भैया आप बनाएं लंबेड़ी को स्मार्ट सिटी। मैं लंबेड़ी के लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि रैना साहब अगर स्मार्ट सिटी ला रहे हैं तो बहुत बहुत मुबारक है आपको। लेकिन उसके साथ साथ मुझे डर भी है कि निशारा और सुंदरवानी की जो बाजारों की नालियां वो आज तक रैना साहब से नहीं बनी, गांवों में आज भी सड़कें नहीं बनी, शहरों के अंदर निशारा और सुंदरवानी के अंदर वोल्टेज पूरी नहीं है बिजली की, वहां सफाई पूरी नहीं हो रही, म्यूनसिपैलिटी के पास स्टाफ नहीं है पूरा, चाहे निशारा है चाहे सुंदरवानी है। तो आप ये नया ख्वाब कहां से दिखा रहे हो?
ये खाली खवा भी है या कहीं से आप कुछ ला रहे हो? आप बनाएं, लंबेड़ी को भी बनाएं, लेकिन इसके साथ साथ बाकी गांव जितने भी हैं उनको भी डेवलप करें, क्योंकि आपका इलाका बड़ा फार फ्लंग है। मैंने जैसे पहले कहा कि पीर बडेसर से लेके आप कहाँ तक हैं, आपका ऊपर ऊना कटाली तक है, देवक हथल सिया बंदराई है, आपका ये नोती है, आपका अपना तला डामरी है, आपका ये पाटा तला है, आपका पड़ाट है, आपका कड़मा है, द्रोणी है, आपका स्योट है, आपकी चन्नी है, आपका बाखर है, आपकी बलशामा है, आपका क्या नाम है इसका पलवाल है, आपकी दादल और कलासरा है, आपकी कांगड़ी है, आपका ठिचका है, सलेरी है, आपकी टेरी है, आपका ये पल्हार ऊपर इलाका है, सुंदरमणि बाजार पूरा मैं कहता हूँ। आपका लम्बन कितनी दूर है यहाँ से? लम्बन में वोल्टेज नहीं है लोगों के घर में। सुंदरमणि के अंदर लम्बन एक गाँव है, उसमें वोल्टेज नहीं है। तो आप एक गाँव को कहते हो मैं स्मार्ट सिटी बना दूंगा, आपसे बाकियों से बनी नहीं की, तो वो कैसे? और मैं लंबेड़ी के लोगों से कहूंगा कि गुमराह मत होइए, आपको गुमराह किया जा रहा है, कुछ नहीं किसी ने देना, आप अपनी टांगों पे खड़े हों। लंबेड़ी के लोगों को इससे पहले क्यों नहीं, कई जगह तो मैंने ट्रांसफार्मर दिए हुए हैं लंबेड़ी के अंदर, कितनी जगह मैं गिना सकता हूं। आज भी लंबेड़ी के अंदर कितने ऐसे मोड़े हैं, ऐसे गांव हैं, मोड़े हैं ऐसे लंबेड़ी के अंदर, पंचायतों के अंदर, तीनों के अंदर, जहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि ये झूठ के जो पुलाव आप बना रहे हैं मत बनाइए। आज नौशहरा अगर आपका लंबेड़ी है तो साथ में बंगनोटी भी है, साथ में डंडेसर भी है, आपका ऊपर डंडेसर बाला है, पतराड़ी है ऊपर, आपके पलासी है आपके ऊपर, आपका जहां नानके हैं बंगनोटी के अंदर, चक के अंदर, वो भी तो गाँव है, उसको भी तो आपको थोड़ा स्मार्ट बनाइए। नानके का क्योंकि माँ के गाँव से वैसे बड़ा प्यार होता है, आपको तो वो भी स्मार्ट बनाना चाहिए, बंगनोटी को भी, चक को भी, क्योंकि नानके हैं आपके, वहाँ आपके मदर वहाँ से हैं। फिर आपका जो आपका दब्बड़ है, आप दब्बड़ के साथ साथ खैड़ी है, तड़ाहट है, गुन्नी है, कौन कौन सा इलाके में आपको बताऊं। ऊपर आपका टाका है, इसलिए मैं आपकी कलाई है, दोबूड़ा है, मंग्योट है, सेरी है, सिहाल है, आपका क्या नाम है इसका, डींग है, कलाल आपका बॉर्डर का इलाका है, आपका दरियाला, चढ़ियाला, कितने गाई, बरेरी, आगे कितने गांव हैं जो हैं, राजपुर, पाटा वगैरह, पुखरनी, कंपला, ये बॉर्डर के गांव भी बीच में आपके हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आपके कितनी बड़ी एक इलाका है जो पिछड़ा हुआ है, जहां आज भी बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को गुमराह मत करिए। आपको आज हम ये कह सकते हैं कि 2014 से लगातार आप हुकूमत में हैं। पहले आप MLA रहे, उसके बाद आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए, और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर 370 तोड़ा गया और यहाँ पे गवर्नर रूल लगा। आज दिल्ली में भी सरकार आपकी है, जम्मू कश्मीर में भी सरकार आपकी है, तो फैसला आपने करना है, लोगों को कैसे इंसाफ देना है। और जहां तक 370 तोड़ा बड़े ढोल बजाए गए, मैं आज भी कहता हूं इस प्लेटफॉर्म से कि जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 अगर बेशक अपने तोड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जमीनों की सिक्योरिटी और हमारे बेरोजगार बच्चों के रोजगार की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। हम किसी भी बाहर के लोगों को यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरी नहीं लेने देंगे, हम बाहर के लोगों को यहाँ जमीनें नहीं खरीदने देंगे जम्मू के अंदर। क्यों? कश्मीर में किसी ने जाना नहीं, लेकिन अगर हिमाचल के लोग, हिमाचल में आप बाहर के लोग वहां जमीनें नहीं खरीद सकते, वहां की नौकरियां नहीं ले सकते हैं, तो जम्मू के लोगों को आप क्यों बेच रहे हैं? राणा साहब, इस पे भी आपको जवाब देना पड़ेगा। 60,000 डेलीवेजरों पे आपको जवाब देना पड़ेगा। बॉर्डर की भर्ती आपने कहा था 5 बटालियन हम बढ़ेंगे, मुझे बताओ कौन सा मंगेौट से जो मंगेौट आपकी बॉर्डर पंचायत है, कौन लग गया? आपका दादल कलासरा बिल्कुल मीन का बॉर्डर है ना, वहां से कौन सा बच्चा आपका लग गया? कौन सी 5वीं बटालियन आपकी यहाँ खड़ी हुई है? कोई नहीं हुई। आपके SPO भी यहाँ से नहीं लगे बॉर्डर से। इसलिए काफ़ी सारे इशू हैं, इसलिए बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे आज बात करने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं नौशहरा और सुंदरमणि कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से, चाहे वो किसी भी जात से हैं, किसी भी बरादरी से हैं, किसी भी मजहब से हैं, हमें पार्टी कोई बुरी नहीं, पार्टियाँ सब अच्छी हैं। बुरा है तो इंसान है जो जीतने के बाद लोगों के काम नहीं करता। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, जो यहाँ की आवाम है, कि आप अपने आप के बीच में मत लड़ें। आपने आगे सुंदरमणि और नौशहरा के लोगों ने लड़के अपना डिस्ट्रिक्ट गवा दिया, वरना आज डिस्ट्रिक्ट बन जाता आपका। आप अपना फैसला आप करें, आप मत लीडरों पे डिपेंड करें, ना मेरे पे डिपेंड करें, ना रविंद्र रैना जी के ऊपर डिपेंड करें। अगर आपने डिपेंड करना है तो अपनी ताकत पे डिपेंड करें। आप लोग इकट्ठे हो जाएं, एक मुठ हो जाएं, एकजुट हो जाएं,
उसके बाद अपने हकों की लड़ाई लड़ें, कहीं ना कहीं दो लीडर अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ें। वरना आप लोग अगर ऐसे ही बिखरे रहेंगे तो लोग आएंगे, वोट लेके चले जाएंगे और आपका फिर आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो लिहाजा मेरी सब लोगों से अपील है, चाहे वो नौजवान युवा है, चाहे वो मेरे बुजुर्ग हैं, चाहे वो मेरी माताएं हैं, चाहे वो बहनें हैं, चाहे वो मुलाजिम हैं, जो भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, निशारा और सुंदरवानी के अंदर, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्टियों से ऊपर उठ के, जात बरादरी और मजहब फिरकापरस्ती से ऊपर उठ के आओ, मिलजुल के एक नया निशारा और सुंदरवानी बनाए, जिसके अंदर सबको बराबरी का हिस्सा मिले, सबको बरादरी की डेवलपमेंट मिले, जिससे किसी को ये ना लगे कि वो गांव ज़्यादा ले गया, मुझे कम मिला। सब गांव को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, ये सोच बना के हम चलें। अब आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपने जिला की बात की है, दो दिग्गज नेता थे सुंदरबनी से और नौशहरा से, MLC सुरेंद्र चौधरी, रविंदर रैना और विनोद गुप्ता भी, तब भी जिला का दर्जा नहीं मिल सका। क्या कहेंगे कि लीडरों को आपस में तालमेल नहीं था, कई लोगों का कहना है, इसमें क्या कहेंगे आप? आपने मेरे ख्याल ध्यान से मेरी प्रेस सुनी नहीं, मैंने क्या कहा? सुनो, मैंने वही बोला ना, मैंने ये कहा कि उसमें लड़ाई लगाई गई, वो लड़ाई के कारण निशारा और सुंदरवानी के लोगों को नुकसान हुआ, इवन के कालाकोट के लोगों को नुकसान हुआ है। तो इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि आप इकट्ठे होइए, एक मुठ होइए, एकजुट होइए। और आज भी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी एक सुबह है जो हो रही है, उसमें आप सब कुछ ले सकते हो, लेकिन लोग है तभी जब लोग यूनाइटेड होंगे, जब लोग ही डिवाइड होंगे। निशारा अपना एक हक मांगेगा, सुंदरवानी अपना मांगेगा, तो फिर कुछ नहीं बन पाएगा। क्योंकि बनना जो कुछ भी है दोनों के लिए बनना है, लेकिन ये ना हो कि ये दोनों लड़ते रहें और तीसरा फायदा लिया जाए। तो इसलिए हमारा एक ही कहना है कि जो पीछे चला गया वो चला गया, लेकिन आगे लोग आज भी इकट्ठे हो जाएं तो निशारा और सुंदरवानी का भविष्य ठीक हो सकता है। डिलिमिटेशन कमीशन जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पे था 3-4 दिन पहले, तो किस तरह से सर आप उसको देखते हैं कि आप शायद उनसे मुलाकात हुई? काफी देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन का जहाँ ताल्लुक है, हम एक ही बात कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हिंदुस्तान के हैं चंद्रा साहब, वो भी इस कमीशन के बीच में आए हुए थे। लेकिन हम एक ही बात कहते हैं, ये इलेक्शन कमीशन फुल बेंच भी एक बार आया था, जब उन्हें लोगों से पूछा था कि आप बताएं इलेक्शन चाहते हैं या नहीं चाहते। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि इलेक्शन होना चाहिए, और वो हमें यहाँ पे कह के गए थे कि असेंबली इलेक्शन कराएंगे। लेकिन जब वो दिल्ली में गए, उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन करा दिया, लेकिन असेंबली इलेक्शन नहीं कराया। तो आज हम कहें कि भाई डिलिमिटेशन द्वारा फिर वही आया। आज वो बेशक लोगों को पूछ रहे हैं, लेकिन लोगों को एक एप्रीहेंशन है, हम लोगों को एक एप्रीहेंशन है कि शायद कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन कमीशन बाइस्ड ना हो, ये पीछे से ही बना के ना, डाटा बना के ना आया हो। और हम डिलिमिटेशन कमीशन से यही कहेंगे कि आप लोगों में आइए, लोगों को पूछिए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रेम कीजिए। ये ना हो कि आप गूगल पे बैठ के और चंद लोगों को सुन के आप कॉन्स्टिट्यूंसी अगर बनाएंगे तो वो लोगों को कहीं मंजूर नहीं होगा, बल्कि एक और डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाएगी। भाजपा के नेताओं का कहना है कि जब तक जम्मू को स्टेट नहीं दिया जाता, तो यही जो है मुद्दा उठाया बाकी पार्टियों ने, जो गुप्कार लाइन्स है, उन्होंने कहा कि तब जब तक जम्मू को स्टेट नहीं दिया तब तक हम इलेक्शन नहीं बैठेंगे। देखिए, गुप्कार अलायंस क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, वो अलग एक इशू है। गुप्कार अलायंस का अपना एक एजेंडा है, लेकिन एक बात सच्चाई है कि 370 नाम जो है वो जम्मू कश्मीर में वापस नहीं आएगा। आज 75 साल हो गए, ये कश्मीर में कई लीडरशिप कहते थे कश्मीरियों को कि आज़ादी मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। क्या मिल गई अब कश्मीरियों को आज़ादी? क्या? इसलिए मेरी जो पॉलिटिकल पार्टी या जो लीडर जो हैं या कश्मीर बेस्ड हैं, जो लोगों कश्मीर के लोगों को, नौजवानों को एक गलत रास्ता दिखा रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि मत दिखाइए। जो सच्चाई नहीं है वो नहीं है। 370 नहीं आएगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार जब हिंदुस्तान में आ जाए, वो भी नहीं दे पाएगी। लेकिन हाँ, हम ये कहते हैं कि जैसे आपने हिमाचल के अंदर, वहाँ में किसी भी आदमी को बाहर का आदमी नौकरी नहीं ले सकता और बाहर का आदमी ज़मीन नहीं ले सकता, वैसा ही कानून जम्मू कश्मीर में बनाया जाए ताकि हमारी ज़मीनें और हमारे बच्चों का रोजगार जो है महफूज हो सके। ये हमारी डिमांड है। जो साहब, PWD विभाग में लगातार करप्शन की जा रही है। 13-15 लाख का टेंडर लगाया जाता है और लास्ट 7 लाख में ठेकेदार को लाट किया जाता है। क्या ये करप्शन ही इसका मतलब है कि जो इनके नहीं, इसमें पता क्या होता है, जो अगर 15 लाख का अमाउंट का टेंडर लगा तो वो ई टेंडरिंग है आजकल, तो उसमें वो अब टेंडर अगर कोई लोएस्ट आएगा तो उसमें कोई ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता। हाँ, करप्शन मैं बताता हूँ ना, करप्शन कहाँ होती है, अगर वहाँ पे जब काम होता है, उस काम में कहीं ना कहीं अगर वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया जा रहा है तो फिर करप्शन है। बट जहाँ तक 15 लाख का टेंडर का 7 लाख होगा तो ठेकेदार ने देखना है कि मुझे 7 लाख में मैं कर पाऊंगा नहीं करूंगा। बट डिपार्टमेंट को फिर उस 7 लाख पे सख्ती करनी चाहिए, उस ठेकेदार के ऊपर सख्ती करनी चाहिए, जिससे क्वालिटी ऑफ वर्क आ सके। उसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल जब नहीं लगेगा, दूसरी वो ऑटोमेटिक को ठेकेदार लोएस्ट रेट पर नहीं डालेगा। सर, DC राजौरी का साफ कहना है कि जितने भी काम डिस्ट्रिक्ट राजौरी में हो रहे हैं, मेरी सब पे नज़र है। GMC की बाउंड्री वाल गिर गई, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई,
और वहाँ पे क्या कहेंगे अगर जीएमसी की ये हालत है, अस्पताल इस तरीके से बनाया जा रहा है? मैंने आपको यही कहा कि डिप्टी कमिश्नर रजौरी राजेश कुमार शरगन साहब को मैं यही कहता हूँ, बार बार ये कहता हूँ कि मैं कह रहा कि मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ। वो ऑनेस्ट इतने अच्छे हैं कि जेडीए में रहे तो जेडीए डिपार्टमेंट बर्बाद किया, वो एक्साइज डिपार्टमेंट में रहे तो एक्साइज, आज देखें ना जम्मू शहर को पूरा एक्साइज डिपार्टमेंट जो खत्म हो गया, तबाह हो गया। आज लोग जो जम्मू के लोग थे वो बेरोजगार हो गए, बाहर के लोग आके पूरे ठेके ले गए, दुकानें ले गए। ये वो आपका डीसी है, तो इसलिए बड़ा काबिल है, जहाँ भी गया तबाही निकाली है, और आज ये रजौरी डिस्ट्रिक्ट की तबाही निकालेगा। डिप्टी कमिश्नर रजौरी कहता है कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ। उनके सामने इलीगल माइनिंग के अंदर नारी अपना इधर चिंगस के अंदर एक बंदा इलीगल माइनिंग का वहाँ हो रही थी, बंदा बीच में गिरा और मर गया। क्या उस केस की कहीं इंक्वायरी हुई? अगर डिप्टी कमिश्नर रजौरी ऑनेस्ट था तो वहाँ इंक्वायरी करनी चाहिए थी ना उसको। उसके साथ साथ अगर ये जो आप कहते हो कि सब स्टैंडर्ड काम हो रहे हैं चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, और जैसे आप मेडिकल कॉलेज जो रजौरी मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, अगर वहाँ की दीवार जंगा गिरा है तो क्या इसने इंक्वायरी इनिशिएट की, क्यों एक्शन लिया? तो इसलिए मैंने कहा ना, ये बड़े सारे सवाल जो हैं डिप्टी कमिश्नर रजौरी पे खड़े हो रहे हैं। अब डिप्टी कमिश्नर रजौरी को अपनी होनेस्टी साबित करनी होगी, क्योंकि हम भी जब से वो आए हैं हम सुन रहे हैं बार बार बड़े ऑनेस्ट हैं, बड़े ऑनेस्ट हैं, लेकिन हकीकत में होनेस्टी उनकी ज़मीन में कहीं उतरी हमें दिख नहीं रही। तो हम चाहते हैं कि उनकी ऑनेस्टी ग्राउंड पे उतरे, ये करप्शन खत्म हो, ये जो लोगों के जो सब स्टैंडर्ड काम हो रहे हैं ये ठीक हो, तो इसकी हमें उम्मीद है। एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे, दिग्गज लीडर हैं आप, हाल ही में पीडीपी से आपने रिजाइन दिया है, क्या कहेंगे कि किस दूसरी पार्टी की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है, कि क्या ऑफर आई किसी की? अभी इलेक्शन भी जो पास आ रहे हैं। ओ बंटी पता नहीं किन्ना पानी तवी निशारे चला गया, एसी होटल दरिया भी चला गया, ठंडा पानी वाले भी चला गया, तो पता नहीं क्या होएगा क्या नहीं। जिंदगी कोरोना पता नहीं सोला कि जीना जिंदियां भी रहन देगा नहीं देगा, तो बाद जो पार्टी देखेंगे पहले कोरोना को तो बची है, इस वजह से देखो आगे क्या होता है। तो क्या इलेक्शन होना चाहिए? इलेक्शन हम तो आज 2 साल से कह रहे हैं इलेक्शन होना चाहिए, आज की तो बात ही नहीं है। इलेक्शन होगा तो पता, देखिए इलेक्शन क्यों जरूरी है, हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये इलेक्शन पब्लिक के लिए जरूरी है। आज पब्लिक देखिए ऑफिसरों के दफ्तरों में, अब मैं आपके पास बैठा हूँ ना, लेकिन ऑफिसरों के पास जाओगे अंदर ही नहीं घुसने देंगे, कहेंगे कोरोना है। लेकिन हम लीडर जब अपने ऑफिस में बैठते हैं, क्या लोग हमारे पास हम लोगों को कह सकते हैं हमें कोरोना से डर है? क्योंकि लोगों को अपने लीडर से तवक्को है, उम्मीदें हैं। तो इसलिए लीडर जो चुना हुआ लीडर आएगा वो लोगों के काम करेगा, ऑफिसर कभी काम नहीं करेगा। इसलिए अगर लोगों के काम करने हैं, अगर सरकार चाहती है कि ये डेमोक्रेसी मजबूत हो, तो ये तभी मजबूत होगी जब इलेक्टेड लोग आएंगे। थैंक यू, शुक्रिया। बातचीत करने